Hello class 10th students. This is Swati Singh. Welcome back to my YouTube class. I hope you all are doing great. मैं भी एकदम बढ़िया हूँ. आज चैप्टर 4 हम कवर करेंगे ज्योग्राफी सीरीज में क्लास 10th का एग्रीकल्चर. ठीक है. As you know, agriculture is a ancient activity for producing food grains, crops and edible items. ठीक है. तो फर्स्ट हम देखेंगे एग्रीकल्चर क्या है एग्रीकल्चर और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर्स में. हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट टाइप्स ऑफ फार्मिंग. ठीक है. क्रॉपिंग पैटर्न क्या है हमारे इंडिया में, कितने टाइप्स की फार्मिंग होती है, कौन कौन से सीजन्स हैं, खरीफ, रबी एंड जैद. फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स. ठीक है. ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मैगवर्क एंड इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन. यहाँ से हम ये सारी चीजें इस चैप्टर में कवर करेंगे. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. फर्स्ट, एग्रीकल्चर इन इंडिया. ठीक है. एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स. डोमेस्टिक रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स involving in primary activity, right? It is closely connected with food security, rural employment, agro-based industries and trade. क्योंकि मेनली जो इंडस्ट्री है वो भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है. रो मटेरियल इंडस्ट्रीज को जो प्रोवाइड होता है वो कौन करता है, प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर. ठीक है. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स रो मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग फाइनल गुड्स इन इंडस्ट्री. इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. हम इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो मुझे लगता है ऑल ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर फूड एंड बेसिक एसेंशियल आइटम. फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, सप्लाइज रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज such as cotton textile, sugar and jute, creates employment and supports rural livelihoods and contribute to trade and the wider economy, right? अब इम्पोर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर क्या कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल फूड, सबसे फर्स्ट जो इसेंशियल नेसेसिटी है ह्यूमन की, फूड उसको प्रोवाइड कर रहा है, राइट. एंड सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री में जो भी फाइनल गुड्स हम यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग जो भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सब का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, इंडस्ट्री में. और उनका प्रोडक्शन तभी पॉसिबल है जब एग्रीकल्चर के थ्रू रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाए. ठीक है. अब जैसे कॉटन, कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन से जो फैब्रिक बनता है, ठीक है, तो वो कॉटन को हम फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटी के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, देन उसके बाद हम एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, देन फिर फैब्रिक के क्लोथ बनाते हैं. ठीक है. फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर जैसे रिलीफ, सॉइल, क्लाइमेट, टेम्परेचर, rainfall, irrigation, technology, labor, capital, market demand and government policies, etc. ठीक है. ये सभी फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल सॉइल की अगर हम बात करें, जिस एरिया में जिस टाइप की सॉइल होगी उस एरिया में वैसे ही उसी टाइप की क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाएगा. अगर फॉर एग्जांपल मैं इंडिया का मैप बनाती हूँ, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, तो इंडिया का जो ये रीजन है, मैं ब्लैक वाला लेती हूँ, ये जो ब्लैक वाला ये पूरा रीजन है, ठीक है, डी यहाँ बना देते हैं, डेक्कन ट्रैप, यहाँ पर ब्लैक सोइल है इस पूरे रीजन में. और ब्लैक सोइल कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है. ठीक है. तो यहाँ पर कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है, राइट. वैसे ही अगर हम बात करते हैं फूड, राइस की, वीट की, तो ये पूरा एरिया हमारा वीट वाला आ जाता है जहाँ पर वीट प्रोड्यूस होता है. ठीक है. उसके अलावा ये हमारा यहाँ से ये पूरा जो एरिया है ये हमारा आ जाता है राइस प्रोडक्शन. तो यहाँ पर होता है राइस का प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पर उसी टाइप की सोइल है, राइट. यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी है, राइट. तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है एग्रीकल्चर को. रेनफॉल अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, क्योंकि इरिगेशन इजिली हो जाती है बाय नेचर. टेम्परेचर, हर क्रॉप्स के लिए एक सुटेबल टेम्परेचर होता है. ठीक है. जिस एरिया में वो सुटेबल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, उसी एरिया में वो वही उसी टाइप की क्रॉप ग्रो होती है. ठीक है. टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इवन टेक्नोलॉजी भी चाहिए, राइट. जैसा मशीन राइटिंग के लिए, कटिंग के लिए. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग. फर्स्ट देखेंगे प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. अगर हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करें तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग मीन
that farming in which crops produced for self consumption. ठीक है, क्रॉप्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन, क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता है सेल्फ कंजप्शन के लिए, तो उसको बोला जा रहा है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रीमिटिव मतलब होता है ओल्ड, सब्सिस्टेंस मतलब सेल्फ कंजप्शन। ठीक है, अपनी खुद की लाइफ की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए आप यहाँ पर ग्रो कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो एग्रीकल्चर से। Shifting cultivation involves clearing a patch, cultivation it for a few years and moving when soil fertility decline. Shifting cultivation involve होती है स्लैश एंड बर्न। ठीक है, फार्मर्स फार्मर्स के पास एक पीस ऑफ लैंड होता है, ठीक है, उसको वहां पर जो भी ग्रासेस होते हैं उसको कट किया जाता है एंड उसके बाद उसको बर्न किया जाता है कट करके। ठीक है, कट करके बर्न किया जाता है एंड फिर उसके ऊपर एग्रीकल्चर किया जाता है, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न या झूमिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, इस एग्रीकल्चर के अलग अलग नेम है, अगर आप अलग अलग कंट्रीज में जाते हो, इंडिया के और सारे पार्ट्स में जाते हो, तो हर जगह इनके अपने अपने नेम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट पहले तो इसको क्लियर, जो लैंड होती है हमारी उसको पहले क्लियर किया जाता है, क्लियर अ पैच, देन फिर उसको बर्न किया जाता है, फिर कल्टीवेटिंग इट फॉर अ फ्यू इयर्स, और कुछ सालों के लिए उस पर कल्टीवेट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड होम इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडियाज में इसको झूमिंग एग्रीकल्चर बोला जाता है। ट्रेडिशनल टूल्स एंड फैमिली लेबर आर कॉमनली यूज्ड। ठीक है, प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जितने फैमिली के मेंबर्स होते हैं उन्हीं को यूज किया जाता है एज अ लेबर। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव जहां पर ज्यादा जैसे फॉर एग्जांपल HYV सीड्स, ठीक है, एंड यूज ऑफ न्यू टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटेंसिव लेबर, मतलब यहाँ बहुत ज्यादा आप एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके वो कमर्शियल पर्पस के लिए आप प्रोड्यूस कर रहे हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो, किस लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए। प्रैक्टिस इन रीजन ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, ऐसे एरिया में प्रोड्यूस किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और लैंड पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। ठीक है, स्मॉल होल्डिंग आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड यूजिंग लेबर एंड इनपुट्स। बायोकेमिकल इनपुट्स की नीड होती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, राइट। बायोकेमिकल इनपुट्स मीन जैसे फॉर एग्जांपल HYV सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब का यूज होता है। राइस इज इम्पोर्टेंट इन मेनी एरियाज व्हाइल अदर क्रॉप्स डिपेंड ऑन लोकल कंडीशन। राइस मेन इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है इस एरिया में, मतलब इस फार्मिंग की, राइट। और भी क्रॉप्स हैं जो डिपेंड करती है कंडीशंस का। नंबर थर्ड है कमर्शियल फार्मिंग, प्रोडक्शन इज mainly फॉर सेल इन द मार्केट, mainly सेल करने के लिए, मतलब इनकम के लिए यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, मैन फोकस किस पर है, इनकम पर, कि उनको अर्न करना है, तो मार्केट में सेल करने के लिए प्रोडक्शन किया जाता है। मॉडर्न इनपुट सच एज HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन मशीनरी में भी यूज, ये सारी चीजें यूज की जाती है, जितने भी मॉडर्न इनपुट्स होते हैं उनको यूज किया जाता है इन कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज, ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग में मेनली प्लांटेशन फार्मिंग की जाती है। प्लांटेशन फार्मिंग क्या होती है, प्लांटेशन फार्मिंग इज अ लार्ज स्केल कमर्शियल सिस्टम जनरली बेस्ड ऑन वन मेजर क्रॉप सच एज टी, कॉफी, रबर, बनाना। ठीक है, तो मेनली ये जो सारी क्रॉप्स हैं इन पर, मतलब प्लांटेशन का मतलब होता है इन अ सिंगल क्रॉप, मतलब इन अ सॉरी अ लार्ज अ सिंगल लैंड एरिया प्रोड्यूसेस अ सिंगल क्रॉप। ठीक है, एक सिंगल लैंड एरिया पर, एक सिंगल लार्ज लैंड एरिया पर प्रोड्यूस किया जाता है सिंगल क्रॉप्स को। ठीक है, ओनली एक क्रॉप्स को, राइट, जो वन मेजर क्रॉप्स होती है उसको बोला जाता है प्लांटेशन। क्रॉपिंग पैटर्न एंड सीजन्स, cropping patterns refers to the pattern in which different crops are grown in region during a year. It is influenced by climate, soil, water, technology, market demand and government policy. ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न डिपेंड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें खरीफ सीजन, ठीक है, तो खरीफ सीजन में जून से अक्टूबर के बीच में, ठीक है, अब जून से अक्टूबर का सीजन होता है, तो जून में यहाँ पर हार्वेस्टिंग किया, जून में यहाँ पर क्या किया जाता है, सोइंग किया जा रहा है, यहाँ पर फसलों को बोया जाता है और अक्टूबर के टाइम तक इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो मतलब इनके लिए जो टाइमिंग है वो समर समर सीजन में जो क्लाइमेट कंडीशन होती है
इन क्रॉप्स को वही क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, तो इसलिए इसको खरीफ क्रॉप बोला जा रहा है। रबी मतलब ये विंटर वाली जो क्रॉप्स होती है, ठीक है, यहाँ पर इनको थोड़ा कूलिंग नेचर चाहिए, ठंडा मतलब ठंडा वेदर चाहिए, तो इसलिए इनको रबी सीजन में। और दैट जो इन दोनों के बीच का पार्ट होता है मार्च से जून में, जो भी पेरिशेबल गुड्स या जो भी आ, मतलब जो भी एक तरह से जो हॉर्टिकल्चर होती है, मतलब जो फ्रूट्स होती हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, तो हॉर्टिकल्चर के थ्रू यहाँ पर जेड क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है। तो दीज आर थ्री पैटर्न अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट कंडीशन, सॉइल, वेदर, टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो फर्स्ट है खरीफ। खरीफ जैसे जून से अक्टूबर का जो सीजन होता है खरीफ सीजन होता है, ठीक है, इंडिया में। और इसमें कौन कौन से प्रोड्यूस को ग्रो किया जाता है, जैसे राइस, मेज, ठीक है, कॉटन, ज्वार, बाजरा, ग्राउंड नट, सोयाबीन। रबी अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर टू मार्च के बीच का जो सीजन होता है वो रबी का होता है, जैसे बीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, बार्ले। एंड देन मार्च से जून का जो टाइम पीरियड होता है, जैसे वाटरमेलन, मस्क मिलन, कुकम्बर, वेजिटेबल्स, फूड, ये सारी क्रॉप को ग्रो किया जाता है रेड सीजन में। राइट, तो खरीफ का हमारा होता है जून से अक्टूबर, रबी का होता है अक्टूबर टू मार्च, एंड रेड का होता है मार्च से जून। फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन टू मीट फूड रिक्वायरमेंट। ठीक है, फूड क्रॉप्स मतलब जो मेनली फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स इंक्लूड राइस, व्हीट, मिलेट, मेज एंड पल्सेस। जैसे राइस, फर्स्ट हम राइस की बात करते हैं। राइस, राइस खरीफ सीजन की क्रॉप है, ठीक है। हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए जो समर सीजन में ही प्रोवाइड होती है, ठीक है। और बहुत ज्यादा वाटर चाहिए इसको प्रोड्यूस करने के लिए, मोर देन 80% वाटर इसको चाहिए होता है इरिगेशन के लिए, ठीक है। कौन कौन से मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। दीज आर सम इम्पोर्टेंट मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ राइस। बीट रबी सीजन की क्रॉप है, फुल ग्रोइंग सीजन चाहिए, सनशाइन चाहिए राइपनिंग के टाइम पर, ठीक है। तो वीट कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में होता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, ठीक है। मिलेट्स ज्वार, बाजरा एंड रागी, ठीक है। जैसे मिलेट्स मतलब मोटा अनाज, मोटे अनाज को बोला जाता है, तो ज्वार, बाजरा, रागी मतलब हार्डी एंड न्यूट्रिश होते हैं। और उसके लिए इसके लिए जो चाहिए आपको बहुत सुटेबल, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो ड्राई, ड्राई रीजन में ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है, इसको ज्यादा इरिगेशन की नीड नहीं होती। गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटका, ये सारे रीजन में अच्छे से इसको ग्रो कर सकते हैं। में फूड एंड फूडर इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल जैसे कॉर्न, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको, राइट, जैसे कॉर्न हो गया, तो यहाँ पर किस किस एरिया में इसको ग्रो किया जाता है, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, कर्नाटका हो गया, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो यहाँ पर जिस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन है वो इसको फुलफिल करती है। पल्सेस, ग्राम, तुर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, लेग्यूम्स मेनली कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है। दीज आर सम मेजर स्टेट्स। राइस इम्पोर्टेंट इन मानसून रीजन एंड इरिगेटेड प्लांट्स, ठीक है। राइस मानसून रीजन में इम्पोर्टेंट है, मतलब राइस को सबसे ज्यादा कहाँ ग्रो किया जाता है, जो मानसूनिक रीजन है इंडिया के। और यहाँ पर इरिगेटेड प्लान मतलब इरिगेटेड प्लेन में इसको प्रोड्यूस किया जाता है। इरिगेशन अच्छे से चाहिए होती है, मतलब मोर देन 80% वाटर की नीड होती है। बीट की अगर हम बात करें तो मेजर रबी क्रॉप ऑफ नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की मेजर रबी क्रॉप है बीट, ठीक है। जैसे पंजाब, हरियाणा। मिलेट्स न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट एंड कंपैरेटिवली हार्डी। न्यूट्रिशनल के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है। पल्सेस इंपॉर्टेंट प्रोटीन सोर्स एंड हेल्प मेंटेन सोइल फर्टिलिटी, क्योंकि लेग्यूम फसल होती है, फलीदार फसलें होती है, और रोटेशन, क्रॉप रोटेशन के थ्रू ये सोइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन करती है, पल्सेस की जो क्रॉप्स होती है, राइट। अब देखते हैं नॉन फूड क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे कॉटन, जूट, शुगर कैन, टी, कॉफी एंड रबर, ठीक है। ये सारी हमारी नॉन फूड क्रॉप्स हैं, जिसको हम जिसको हम एज अ फूड आइटम यूज नहीं करते। इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप्स है कॉटन, ठीक है। जैसे वार्म क्लाइमेट चाहिए, राइट, कॉटन को वार्म क्लाइमेट चाहिए, ब्लैक सोइल चाहिए, ठीक है। जैसे डेक्कन रीजन वाला जितने भी स्टेट है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश,
या अच्छे से ग्रो होती है, क्योंकि सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है ब्लैक सोइल इन वार्म क्लाइमेट। जूट गोल्डन फाइबर बोला जाता है जूट को, एंड वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। और इसको बहुत वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, एंड फर्टाइल, ठीक है, फर्टाइल एलुवियल सोइल में बहुत अच्छे से ग्रो होता है जूट, राइट। जैसे बंगाल, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, त्रिपुरा, दीज आर सम स्टेट्स फॉर प्रोड्यूसिंग जूट। शुगर केन, ठीक है, शुगर केन में तो पता है कि आपका खुद का स्टेट उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, आता है शुगर केन में। लॉन्ग लॉन्ग ग्रोइंग सीजन चाहिए, एक लंबा ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है, पूरे साल में एक ही बार फसल आती है शुगर केन की। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल क्रॉप है ये, ठीक है। कर्नाटका, महाराष्ट्र, ठीक है, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, दीज आर सम स्टेट्स। टी प्लांटेशन क्रॉप है, राइट। वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, ठीक है, वेल ड्रेनेज चाहिए सिस्टम इसके लिए, स्पेशली जैसे असम की बात करें, राइट, जो भी ईस्टर्न स्टेट्स हैं, कर्नाटका हो गया, केरला, तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स हो गए, राइट, जहां पर इसको ग्रो किया जाता है। कॉफी, प्लांटेशन क्रॉप से कॉफी, टी, रबर, सारी प्लांटेशन क्रॉप, मतलब प्लांटेशन मतलब एक लार्ज सिंगल लैंड एरिया होता है, उस पर ओनली वन क्रॉप को ग्रो किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। कॉफी वेट कंडीशन चाहिए, ठीक है, एंड वार्म क्लाइमेट चाहिए इसके लिए। कर्नाटका का जो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन होता है। केरला, तमिलनाडु, दीज आर अदर्स स्टेट्स, ठीक है। रबर प्लांटेशन क्रॉप से हॉट एंड वेट क्लाइमेट की नीड होती है, राइट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस पता होनी चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशंस आप याद रख सकते हैं। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, त्रिपुरा, ठीक है, इन सारे स्टेट्स में इनको ग्रो किया जाता है। ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, सिसम, सिसमम, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सारे ऐसी स्टेट हैं जहां पर इनको ग्रो किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि कुछ टेक, जैसा आपने पढ़ा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, इसमें हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू जो HYV सीड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, हम उनको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम कवर करेंगे। तो द ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स to the rapid increase in agriculture production through HYV seeds, assured irrigation, chemical fertilizers, pesticides, improved farming practices, स्पेशली फ्रॉम द 1960s, ठीक है। 1966 टू 67 में यहाँ पर ये इंडिया में आया था। और हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? MS स्वामीनाथन, ठीक है। MS स्वामीनाथन फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन है। Indian context, it had a major impact on wheat and rice production, was especially significant in irrigated regions such as Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, ठीक है। इंडिया में सबसे ज्यादा व्हीट और राइस को प्रोड्यूस किया गया था, और स्पेशली कौन कौन से मेजर स्टेट थे? पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है। मेजर फीचर्स क्या थे? HYV सीड्स का यूज करना, यूज ऑफ न्यू मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन, chemical fertilizers, pesticides, mechanizations, multiple cropping pattern, improved farm practices. These are some features of green revolution. Achievements क्या थी ग्रीन रेवोल्यूशन की? इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हुआ था इंडिया में। पहले हम डिपेंड हमारी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा थी कि हम अदर कंट्री से उसको इम्पोर्ट किया करते थे, हालांकि हमारे पास सारे नेचुरल रिसोर्स है, फिर भी हम उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं। स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी, encourage modern agricultural technology, and reduce dependence on food imports during important periods. Limitation, रीजनल इनइक्वालिटीज, क्योंकि जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सिर्फ मेनली इसी रीजन में रह गया, राइट। पूरे हमारे इंडिया को इसने कवर नहीं किया, तो ये कुछ इसकी लिमिटेशन थी, क्योंकि रीजनल इनइक्वालिटीज थी, हर जगह इरिगेशन नहीं था, HYV सीड्स नहीं पहुंचे थे, ठीक है। डिपेंडेंस और इरिगेशन, क्योंकि इरिगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट था। एंड परचेज्ड इनपुट्स, इनपुट्स जो होते थे उसको परचेज करना पड़ता था। HYV सीड्स को परचेज करना है, इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे उनको परचेज करना है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इन सबको परचेज करना है, ठीक है। तो परचेज करने के लिए आपके पास पहले लोन होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। encouraged modern agricultural technology and reduced dependence on food imports during important periods. Right. Limitation, regional inequalities, dependence on irrigation, purchase inputs, environmental concerns such as soil degradation, groundwater stress in some areas, जैसे पंजाब हरियाणा का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो
काफी लो हो गया है, काफी कम हो गया है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा उन्होंने इरिगेशन का यूज किया है ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू, ठीक है। व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करें ऑपरेशनल फ्लड, तो व्हाइट रेवोल्यूशन रेफर्स टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, ठीक है। Increase rapid growth of production of milk in India. It's closely associated with Operation Flood. Operation Flood भी बोला जाता है White Revolution को. Launched in 1970 under the National Dairy Development Board. ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अंडर में इसको लॉन्च किया गया था. स्पेशली इन गुजरात से स्टार्ट हुआ था. और इसका जो एक मेन एग्जांपल है अमूल दूध, ठीक है. अमूल दूध जो आप पीते हो वो तभी से स्टार्ट हुआ था, मतलब व्हाइट रेवोल्यूशन के थ्रू उसको स्टार्ट किया गया था ताकि इंडिया में मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए. ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइज डेयरी कोऑपरेटिव्स, ठीक है. डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऑर्गेनाइज किया गया. कनेक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स विद अर्बन मार्केट. मिल्क प्रोड्यूसर्स जो लोग थे, ठीक है, जो मिल्क प्रोड्यूसर्स थे उनको लोकल अर्बन मार्केट के साथ में कनेक्ट किया गया ताकि वो अपने मिल्क को सेल कर पाए इन द मार्केट. इम्प्रूव कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग, ठीक है. कलेक्शन किया मिल्क का, उसकी प्रोसेसिंग की गई एंड इंक्रीज मिल्क एबिलिटी एंड फार्मर इनकम्स. और इससे क्या हुआ, फार्मर की इनकम बढ़ी और मिल्क की एबिलिटी ज्यादा हो गई, ठीक है. इंपॉर्टेंस एक्सपेंडेड द डेयरी कोऑपरेटिव नेटवर्क्स. डेयरी कोऑपरेटिव नेटवर्क को इसने बहुत एक्सपेंड कर दिया, बढ़ा दिया था काफी इंडिया में, ठीक है. आज जैसे आप गुजरात में देखोगे मैंने, तो जो भी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है सबसे ज्यादा है. इम्प्रूव मिल्क मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग. मिल्क मार्केटिंग को इम्प्रूव किया, प्रोसेसिंग को इम्प्रूव किया. सपोर्टेड रूरल लाइवलीहुड, ठीक है, एंड हेल्प इंडिया बिकेम अ लीडिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री. व्हाइट रेवोल्यूशन, मिल्क प्रोडक्शन प्लस डेयरी कोऑपरेटिव प्लस कलेक्टिंग प्रोसेसिंग प्लस मार्केट एक्सेस. These are some important features. टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं. हमने एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी थी, ठीक है, तो हम एग्रीकल्चर के कुछ टाइप्स थे, बट एग्रीकल्चर में भी रिफॉर्म की नीड थी, राइट. जब तक हम रिफॉर्म नहीं करते तब तक एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ग्रो करना, इंक्रीज होना पॉसिबल नहीं था. तो एग्रीकल्चर में हमने रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया. उसी रिफॉर्म्स के चलते हमने मिल्क सॉरी व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में ताकि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए. तो यहाँ पर कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है जो हम यहाँ पढ़ेंगे. जैसे फर्स्ट हम देखिए लैंड रिफॉर्म्स. लैंड रिफॉर्म्स का मैन एम क्या था, टू इम्प्रूव द पोजीशन ऑफ कल्टीवेटर्स एंड रीऑर्गेनाइज लैंड होल्डिंग सिस्टम. जो फ्रेगमेंटेड लैंड्स थे उसको कंसोलिडेट करना, ठीक है, दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट करना और उसको रीऑर्गेनाइज करना, ठीक है. इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स, बैंक एंड कोऑपरेटिव्स प्रोवाइड फॉर्मल क्रेडिट. जो बैंक्स थे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, उन्होंने लोन प्रोवाइड करने शुरू किए फार्मर्स को, ठीक है. रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन कॉस्टली इनफॉर्मल बोरोअर. जो भी लैंड ओनर्स होते हैं जो हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया करते थे, राइट, उन पर डिपेंडेंसी कम हो गई. अब बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से कम इंटरेस्ट रेट पे इजीली लोन मिल रहा था फार्मर्स को. क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफाइड क्रॉप्स रिस्क अकॉर्डिंग टू स्कीम रूल्स, ठीक है. तो यहाँ पर क्रॉप का बीमा होने लगा, क्रॉप का इंश्योरेंस होने लगा कि किसी भी क्लाइमेट कैलेमिटीज की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से अगर क्रॉप खराब होती है तो उसका बीमा दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट. एमएसपी, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. गवर्नमेंट अनाउंस सपोर्ट प्राइस फॉर सिलेक्ट क्रॉप्स एंड प्रोक्योरमेंट वेरीज बाय क्रॉप एंड रीजन्स, ठीक है. तो कुछ ऐसी क्रॉप्स थी, गवर्नमेंट ने उनके लिए एक एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अनाउंस कर दिया कि गवर्नमेंट उसी प्राइस पर उस क्रॉप्स को परचेज करेगी, ठीक है, फ्रॉम द फार्मर्स. इरिगेशन रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन अनसर्टेन रेनफॉल, सपोर्ट मल्टीपल क्रॉपिंग. इरिगेशन को थोड़ा सा, इरिगेशन पर जो डिपेंडेंसी थी वो कम हो गई. इसके चलते स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, इसको थोड़ा इंक्रीज किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, ठीक है. रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, इंप्रूव मार्केट एक्सेस. क्रॉप को मार्केट तक पहुंचाया गया. कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड फॉर द पॉपुलेशन, ठीक है. क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड फॉर द पॉपुलेशन. एग्रीकल्चर क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल लाइवलीहुड, ठीक है. मेनली 6 महीने जो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट होती है विलेजेस एरिया में, रूरल एरियाज में, वो एग्रीकल्चर से ही प्रोवाइड होती है. सप्लाइज रॉ मटेरियल टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. जो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है उसके लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करता है.
एंड सपोर्ट ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड ट्रेड, इन सबको सपोर्ट करता है एंड कंट्रीब्यूट टू एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स। मेजर चैलेंज की अगर हम बात करते हैं तो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेजर चैलेंजेस थे कि जो लैंड होल्डिंग थी वो स्मॉल थी, फ्रेगमेंटेड थी, बिखरी हुई थी, डिपेंडेंस ऑन मॉनसून रेनफॉल इन मेनी रीजन। आज भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे रीजन है जहाँ पर एग्रीकल्चर डिपेंड होती है मॉनसून पर, ठीक है। अनइक्वल एक्सेस टू इरिगेशन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, ठीक है। अनइक्वल एक्सेस इरिगेशन का, हर जगह कैनाल डैम्स नहीं है कि इरिगेशन प्रोवाइड हो जाए। टेक्नोलॉजी की शॉर्टेज है, टेक्नोलॉजी अभी तक फुलफिल नहीं है हर एरिया में। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते, और जब ठीक है, और यहाँ पर अगर किसी लैंड ओनर से, किसी रिलेटिव से लोन लिया जाता है तो उसका हाई इंटरेस्ट देना पड़ता है। प्राइस फ्लक्चुएशन एंड मार्केट अनसर्टेनिटी, इसके कारण गवर्नमेंट ने यहाँ पर एमएसपी अनाउंस कर दिया, ठीक है। कोई भी प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, मार्केट अनसर्टेनिटीज होती है, बट हम आपको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे उस क्रॉप्स का, और उसी प्राइस पर हम आपसे क्रॉप को परचेज करेंगे। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ड्यू टू इनएडिक्वेट शॉर्टेज, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग। तो पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस हो रहा है उसके लिए इंश्योरेंस हो गया, क्रॉप इंश्योरेंस होने लगा। सोइल डिग्रेडेशन एंड वाटर स्ट्रेस इन सम एरियाज, कुछ एरिया में सोइल डिग्रेडेशन होने लगा, वाटर स्ट्रेस होने लगे, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर का यूज हो रहा है, केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है, तो यहाँ पर सोइल डिग्रेड होने लगी है। रीजनल डिफरेंसेस इन प्रोडक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे बहुत सारे एरिया थे प्रोडक्टिविटी में डिफरेंसेस देखने को मिलने लगे। पंजाब हरियाणा ने ज्यादा वीट का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, ठीक है, कंपैरिजन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एम्स, अब बात करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एम्स टू मेंटेन प्रोडक्टिविटी while conserving soil, water and biodiversity. Important party practice include crop rotation, balanced fertilizers use, efficient irrigation, rainwater harvesting, soil conservation, integrated pest management and crop diversification. तो ये सारे कुछ ऐसे उद्देश्य हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कि हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, ठीक है। हमें वाटर, सोइल, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस है, क्रॉप रोटेशन, बैलेंस फर्टिलाइजर यूज, एफिशिएंट इरिगेशन, उन सबको हमें मेंटेन करके चलना है, यूज करके चलना है, ठीक है। तभी यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप अच्छी एग्रीकल्चर कर सकते हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकते हो। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये पूरा मैंने यहाँ नोट्स फॉर्म में दिया है, अगर किसी को नोट्स भी बनाने तो आप लोग यहाँ से इजीली नोट्स बना सकते हो अच्छे से देख करके, जिसको भी नोट्स यहाँ से कवर करने हैं इस चैप्टर से। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने सारे कवर किए हैं यहाँ पर। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो, और मेरी क्लास अच्छी लगी तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं @think क्वेश्चन स्टडी। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैपिंग वर्क देख लेते हैं, ठीक है। मैप में जैसे राइस, राइस किस किस एरिया में है, जैसे वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो यहाँ सिंबल के अकॉर्डिंग व्हीट, मिलेट्स, मेज, पल्सेस, इनके अकॉर्डिंग आप ये स्टेट यहाँ कवर कर सकते हो, ठीक है। कहाँ कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा किस क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। लोकेशंस आप यहाँ देख सकते हैं सारी, जैसे राइस के लिए वेस्ट बंगाल, पंजाब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हीट पंजाब हरियाणा, मेज कर्नाटका बिहार, जूट वेस्ट बंगाल, शुगर केन उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, कॉटन गुजरात, टी असम, कॉफी कर्नाटका, पल्सेस मध्य प्रदेश। दीज आर सम मेन इंपॉर्टेंट स्टेट्स। यहाँ कुछ कीवर्ड्स है, आप यहाँ से अच्छे से देख लेना, मैप यहाँ पूरे मैप में दिया हुआ है कहाँ कौन कौन से है, और उस तरह से आप मैप बना भी सकते हो, ठीक है। Primitive subsistence, traditional low input farming, shifting cultivation is one form. Intensive subsistence, high population pressure, intensive use of land, labor. Commercial farming, production mainly for the market, modern inputs often used. Plantation, large scale commercial farming, generally one major crop. ठीक है, तो यहाँ पे सारी कीवर्ड्स दिए, वन लाइन रिवीजन दिया ताकि आपको पढ़ के याद हो जाए, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम की कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो। व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर, differentiate between kharif and rabi crop with examples, explain three features of intensive subsistence farming, why are pulses important for Indian agriculture, what is the green revolution, mention two major features।
What is white revolution? What was Operation Flood? Explain the major factors influencing cropping pattern in India. Explain the achievement and limitation of green revolution. Explain the importance of agriculture and major challenges faced by Indian farmers. कुछ यहाँ पर लोकेट मेजर क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट शोन इन द मैप, जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इन सबको आपको लर्न करना है अच्छे से, क्योंकि एग्जाम्स में कुछ भी पूछ लिया जाता है कहीं से भी। तो कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप कवर कर सकते हो, सारे क्वेश्चन है अपने नोटबुक्स में भी कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो। तो आज की हम क्लास यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर 5 जल्दी अपलोड करूंगी, तब तक बस खूब सारा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसको फॉलो कर लीजिए @social study। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।